जोहार दोस्तों, आज से हम लोग बिहार जीके की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम लोग बिहार के इतिहास विषय को पढ़ेंगे। पहला क्लास है ये। बिहार के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन बिहार का इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन बिहार का इतिहास और तीसरा है आधुनिक बिहार का इतिहास। हम लोग शुरू कर रहे हैं प्राचीन बिहार के इतिहास से। मेरे बहुत सारे मित्र थे जिनका कहना था कि जिस तरीके से झारखंड जीके मैंने कंप्लीट कराया, उसी तरीके से बिहार जीके को भी मैं कंप्लीट कराऊं। इस क्रम में ये पहला क्लास है और पूरा फोकस जो रहेगा वो 67वां बीपीएससी और सीडीपीओ की प्रतियोगिता परीक्षा रहेगी। और बिहार में जो प्रतियोगिता परीक्षा ली जाने वाली है, जैसे बिहार एसएससी हो गया उसके थ्रू, तो वैसे भी प्रतियोगिता परीक्षा में बिहार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको बिहार की जानकारी रखनी है। सीमा मैं आज की क्लास का बता देती हूँ। इसमें आपको पढ़ना है कि बिहार के बारे में जानकारी के लिए कौन कौन से ऐतिहासिक स्रोत हैं, वो कहाँ कहाँ से कौन कौन से अवशेष की प्राप्ति किस किस काल में मिली, वो ये आपको जाननी है। फिर कौन कौन से ऐसे ग्रंथ, वेद या फिर कौन सी ऐसी रचनाएं रची गई जिससे हम लोग को बिहार की जानकारी मिलती है, और किन किन रचनाओं में कौन कौन से नाम उल्लेख हैं बिहार के, ये आज आप पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में मैं इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा दूंगी। देखिए, बिहार का इतिहास जो रहा, प्राचीन बिहार का, वो काफी समृद्ध और वैभवशाली रहा है। जो मानव सभ्यता और संस्कृति का केंद्र भी रहा बिहार। रामायण महाभारत के काल में भी बिहार का वर्णन किया गया, मतलब उस समय रामायण महाभारत में भी बिहार का वर्णन मिला है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ले लें तो जो राम जी थे, तो जब वो गुरुकुल जाने के क्रम में ताड़का वध वाला जो घटना थी वो भी बिहार में ही घटी थी, और उनका गुरुकुल जो बक्सर में था, बक्सर में ही था। तो ये बक्सर जो जिला है वो बिहार का ही एक जिला है। इस क्रम में हम लोग बिहार के सभी जिलों के बारे में जानेंगे। मैप के द्वारा भी हम लोग इतिहास को रिलेट करते हुए चलेंगे, ताकि आपको ये पता चले कौन से जिले कहाँ पर है, कहाँ कहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। तो अब हम लोग चलिए इतिहास की जानकारी के जो स्रोत हैं, जहां से हम लोग को बिहार के बारे में जानकारी मिलती है, तो ग्रंथ हो गए, प्राचीनतम ग्रंथ जो थे, जैन ग्रंथ हो गए, बौद्ध ग्रंथ हो गए, वेद पुराण, सब इन सारी चीजों से हम लोग को जानकारी मिलती है। विदेशी जब बिहार में आए और उन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा, तो उससे भी हम लोगों को बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। अवशेषों से, सिक्कों से, अभिलेखों से, इनसे भी हम लोग को, दस्तावेजों से, बही खाता जो होता था व्यापारियों का, राजकाज से संबंधित भी जो बही खाते होते थे, तो उससे भी हम लोग को बिहार की जानकारी मिलती है। दस्तावेजों से भी बिहार की जानकारी मिलती है। स्मारक, इमारत, स्तूप, अभिलेख, इन सब से भी हम लोग को बिहार की जानकारी मिलती है। आगे आने वाले समय में हम लोग जानेंगे किस तरीके से, कैसे। अब देखिए, कालखंड के अनुसार बिहार के इतिहास को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है वो है पूर्व ऐतिहासिक काल, और दूसरा है ऐतिहासिक काल। हम लोग आज पूर्व ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि पूर्व ऐतिहासिक काल कब से कब का है, कब से कब के बीच का है, और आदि मानवों का जो जानकारी, मतलब आदि मानव बिहार से, मतलब बिहार से आदि मानव के जो साक्ष्य मिले वो किन किन जगहों से मिले हैं। तो पूर्व ऐतिहासिक काल जो था, वो ऐतिहासिक युग का लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व का काल था। कब का था? तो 1 लाख वर्ष पूर्व का काल था। इस समय में आदि मानव के जो साक्ष्य मिले हैं बिहार के अलग अलग जगह से, वो है मुंगेर, पटना, गया, सोनपुर, चेचर जो वैशाली में है वो, फिर मनेर जो कि पटना में है वो। यहाँ से हम लोगों को जानकारी मिली कि यहाँ पर आदि मानव जो थे वो निवास करते थे। आगे हम लोग मैप में भी ये सारी चीजों को जान लेंगे। देखिए, प्लीस्टोसिन काल के समय के भी औजार मिले हैं, और बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से। हड़प्पा कालीन भी अवशेष मिले हैं बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से, जैसे कि चिरांद से, जो कि चिरांद कहाँ पर है? तो ये है सारण में। तो चिरांद से मिले हैं, सोनपुर से मिले हैं, ओरियम से मिले हैं, राजगीर से मिले हैं, वैशाली से मिले हैं। और यहाँ पर हड़प्पा कालीन जो है वो काले मृद भांड मिले हैं। ओरियम कहाँ पर है बिहार में? तो वो है भागलपुर में ओरियम है। फिर वो इन सभी जगहों से हम लोगों को हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं। थोड़ा सा हम लोग बिहार के मैप का भी जानकारी ले लें, कौन से जिले कहाँ पर है, बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगी, और आप सभी इसको देखते हुए चलेंगे। देखिए, थोड़ा सा बहुत ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोगों को क्लियर होगा, देखिए, लेकिन मैं आगे जो भी मैप यूज करूंगी थोड़ा सा क्लियरिटी होगी अब उसमें, क्योंकि उस मैप को मैं बनाऊंगी। अब देखिए, ये क्या है? पश्चिमी चंपारण यहाँ पर है, मोतिहारी है, ये सीतामढ़ी है, ये सभी उत्तर के तरफ से लगे हुए हैं, जो कि नेपाल है। यहाँ पर नेपाल देश है और इससे अपनी सीमा को साझा करते हैं। इधर पश्चिम बंगाल, इधर झारखंड है, इधर उत्तर प्रदेश है, ये सभी सीमा है बिहार की। और देखिए, नेपाल से जो सीमा को साझा करता है, ये सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है।
पश्चिम बंगाल से किशन अपनी सीमा को साझा करता है, तो ये पूर्णिया पश्चिम बंगाल से सीमा साझा कर रहा है। कटिहार है, भागलपुर है, बांका, ये सभी पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। जमुई है। फिर दक्षिण में आ जाता है झारखंड, झारखंड से जमुई टच करता है। फिर नवादा है, गया है, औरंगाबाद है, रोहतास है, भभुआ है। भभुआ जो है ये थोड़ा बहुत इधर भी है, झारखंड में भी है, और थोड़ा बहुत ये उत्तर प्रदेश से भी सीमा लगा रहा है। बक्सर है, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ। यही बक्सर का बात मैं अभी मैंने करी कि रामायण के समय में जो राम जी जो थे, जब जा रहे थे, उनका गुरुकुल था यहाँ बक्सर में, और ताड़का वध की जो घटना घटी थी वो इसी बक्सर में घटी थी। तो रामायण महाभारत में भी बिहार का वर्णन है, और ये बक्सर का जो क्षेत्र है वो रामायण काल से काफी संबद्ध है। छपरा है, ये भी उत्तर प्रदेश से सीमा साझा कर रहा है। सिवान है, गोपालगंज है, मुजफ्फरपुर है, दरभंगा, ये बीच के जिले हो गए। मधेपुरा है, पूर्णिया है, खगड़िया है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, लखीसराय है, शेखपुरा है, बिहार शरीफ है, जहानाबाद है, अरवल है, आरा है, पटना है, हाजीपुर है, तो मुंगेर है यहाँ पर। तो ये सभी जिले, सहरसा है यहाँ पर, सहरसा मैंने नहीं बताया। ये सभी जिले जो हैं 38 जिले हैं बिहार के। मैप में आपने शॉर्ट में आपने जानकारी ली। आगे आने वाले समय में तो बहुत इतना ज्यादा मैं आपको इसके बारे में बता दूंगी कि कौन से जिले कहाँ पर हैं, आप कहीं कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं। पूर्व प्रस्तर युग के बारे में अब हम लोग जाने। ये समय था 10,000 ईसा पूर्व से पहले का लगभग। तो आरंभिक प्रस्तर युग के अवशेष इस समय में मिले। कौन कौन से अवशेष मिले हैं? तो ये है हस्त कुल्हाड़ी, यानी हस्त कुठार, चाकू, खुरपी, ये रजरप्पा से मिला है। चूंकि रजरप्पा जो है वो झारखंड में आ गया, 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग राज्य बना, तो रजरप्पा भी झारखंड में आ गया। तो रजरप्पा से खुरपी मिला। संजय घाटी, देखिए स्वर्णरेखा जो नदी है जो झारखंड में प्रवाहित होती है, और एकमात्र ऐसी झारखंड की नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के वो गिरती है स्वतंत्र रूप से झारखंड की, और उसकी ही एक सहायक नदी है जो कि संजय नदी है। तो संजय नदी घाटी जो है वहां से हम लोगों को ये आरंभिक प्रस्तर युग के अवशेष मिले हैं, और ये सिंहभूम में है। जेठिन, ये गया में है, यहाँ से भी हम लोगों को आरंभिक प्रस्तर युग के अवशेष मिले हैं। गया जो है वो झारखंड के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। मुंगेर और नालंदा से भी ये सारी चीजें प्राप्त हुई हैं। कुछ ऐसे अवशेष हैं जो कि मध्यवर्ती प्रस्तर युग के हैं, और ये काल कब से कब का है मध्यवर्ती प्रस्तर युग का? तो ये है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व के बीच का। अब इसके अवशेष कहाँ से मिले हम लोगों को? तो ये अवशेष मिले हम लोगों को मुंगेर से। मुंगेर आप याद रखिएगा। प्राचीनतम अवशेष देखिए आदि मानव के भी काल के अवशेष मिल रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों को आरंभिक प्रस्तर युग के भी अवशेष मिल रहे हैं। यहाँ से हम लोगों को मध्यवर्ती प्रस्तर युग के भी अवशेष मिल रहे हैं। तो ये कॉमन है मुंगेर। तो मुंगेर से, और यहाँ से तेज धार के नोक वाले औजार मिल रहे हैं। फिर ताम्र प्रस्तर युग के भी बहुत सारे सामान मिले हैं, अवशेष मिले हैं। काले लाल मृद भांड मिले हैं। यह समय कब से कब तक का है और कौन कौन से अवशेष मिले हैं? तो ताम्र प्रस्तर युग जिस किताब से मैं करा रही हूँ, ये केवीसी नैनो का है। तो यहाँ पर जो काल वर्णन किया गया है वो है 2500 ईस्वी से लेकर के 100 ईसा पूर्व के बीच का। 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच का। तो ताम्र प्रस्तर युग के अवशेष कहाँ से मिले? सबसे पहले जाने काला लाल मृद भांड कहाँ से मिला? तो ये चिरांद से मिला। चिरांद जो कि मैंने आपको सारण बताया था कि सारण में है चिरांद, तो वहां से मिला। सोनपुर गांव से मिला है। कुछ अवशेष है जो कि ये सारण चिरांद से मिले हैं। चेचर जो कि वैशाली में, याद रखिएगा, पूछ देगा आपसे चेचर कहाँ पर। ये सारे नाम जो है चिरांद, चेचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोनपुर से मनेर जो कि मैंने आपको बताया कि पटना में है वो। राजगिरी से मिल जो ये घोड़ा कटोरा, ये जगह जो है राजगीर में है, यहाँ से भी मिला है ताम्र पाषाण प्रस्तर युग का। पौड़ ये समस्तीपुर में है, यहाँ से मिला है। सेनुआर ये सासाराम में है, यहाँ से मिला है अवशेष ताम्र प्रस्तर युग का। ओरियम ये भागलपुर से है, यहाँ से ताम्र प्रस्तर युग के अवशेष मिले हैं। अब हम लोग जानेंगे वैदिक काल के बारे में। ये आपको थोड़ा सा और डिटेल में आपको पढ़ना है, क्योंकि आर्यों का आगमन किस तरीके से बिहार के क्षेत्र में हुआ और कैसे इसका क्रम था, वो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे जानने मिलेगा। तो वैदिक काल आप जानेंगे कि वैदिक काल कब से कब का था, कब से शुरू था। तो 2500 ईसा पूर्व से के काल को वैदिक काल माना जाता है। उसके बाद के तो आर्यों ने सप्त सिंधु प्रदेश में बसना शुरू कर दिया था, और ये सप्त सिंधु प्रदेश में 7 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिला है। हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में इसको पढ़ेंगे, कौन कौन सी वो 7 नदियां थी, कहाँ कहाँ से वो प्रवाहित होती थी। इसमें है सिंधु, सरस्वती, सतलज, व्यास, रावी, झेलम और चेनाब।
ये सभी 7 नदियां हैं, इसके आसपास ही सप्त सिंधु प्रदेश है। आर्यों ने सर्वप्रथम सबसे पहले पंजाब जो है पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में बसे। तो आर्य सबसे पहले कहाँ बसे? तो पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में। फिर आगे आर्य जो थे वो उनका अगला पड़ाव जो था वो कुरुक्षेत्र के पास था और उसको उन्होंने नाम दिया ब्रह्मवर्त का। फिर आर्य जो थे फिर वो ब्रह्मवर्त से आगे बढ़े। फिर आगे बढ़ने के बाद वो आए गंगा यमुना दोआब में और फिर वहां पर उस जगह का उन्होंने नाम रखा ब्रह्मर्षि देश। तो यही गंगा यमुना दोआब जो है वो ब्रह्मर्षि देश उन्होंने लिखा। फिर वो आगे बढ़े। आगे आने वाले समय में वैदिक काल पीरियड में हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के क्षेत्र पर इन्होंने कब्जा जमाया और इसका जब नाम रखा इन्होंने मध्य देश। ब्रह्म देश के बाद इन्होंने आगे बढ़ा तो फिर ये जगह बना मध्य देश। फिर आगे बढ़े अंततः ये जो थे बंगाल और बिहार तक आए और आर्य संस्कृति के फैलाव के साथ साथ संपूर्ण उत्तर भारत पे आर्यों का अधीन हो गया और वो नाम उन्होंने रखा आर्यावर्त। तो आर्यावर्त का नाम कैसे पड़ा? आर्य कैसे आए? सबसे पहले पंजाब आए, अफगानिस्तान में बसे, फिर उसके बाद आगे वो कुरुक्षेत्र में आए, फिर कुरुक्षेत्र से आगे बढ़े गंगा यमुना दोआब में आए, फिर वहां से आगे बढ़े तो हिमालय क्षेत्र और विंध्य क्षेत्र जो था उस पर उन्होंने कब्जा किया। फिर वो आगे बढ़े तो बंगाल बिहार वो सब जगह उनका फैलाव हो गया और उसका साम्राज्य काफी विस्तृत हो गया और फिर उसको उन्होंने नाम दिया किसका? आर्यावर्त का। ठीक है, तो आर्यों का आगमन किस तरीके से हुआ, बिहार कैसे शामिल हुआ उसमें, तो ये आपने देखा। फिर मगध निवासियों को ये अथर्ववेद में मगध के निवासियों को अथर्ववेद में व्रात्य कहा गया है और ये वात्य जो मगध के निवासी जो थे वो किस भाषा को प्रयोग करते थे? तो वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। और अथर्ववेद में बिहार को क्या कहा गया? मगध को क्या कहा गया है? तो व्रात्य कहा गया है। वैदिक संस्कृति का प्रसार जो था वो बिहार में उत्तर वैदिक काल से शुरू हो गया था। उसके पहले के बहुत ज्यादा साक्ष्य नहीं मिले हैं। देखिए आर्यों के द्वारा क्षेत्र का नामकरण किस तरीके से किया गया। हरियाणा पंजाब के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा गया, गंगा यमुना दोआब को ब्रह्मर्षि देश कहा गया, हिमालय एवं विंध्य क्षेत्र को मध्य देश कहा गया, बिहार और बंगाल के क्षेत्र को आर्यावर्त कहा गया। अलग अलग वेद पुराण में किस तरीके से कैसे नाम मिला है, देखिए इसको हम लोग कल के क्लास में करेंगे। आज चूंकि पहला क्लास था तो कल हम लोग इन सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और बिहार के इतिहास को, प्राचीन बिहार के इतिहास को कंप्लीट करेंगे। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।